प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विषय में चर्चा करेंगे। 1870 के बाद यूरोप में साम्राज्यवाद की भावना पुनः प्रबल हुई। इस नवीन साम्राज्यवाद के विकास के अनेक कारण थे। आर्थिक कारणों के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति तथा बढ़ता उत्पादन, कच्चे माल की आवश्यकता, तैयार माल के लिए मंडियों की आवश्यकता प्रमुख कारण थे। इसी के समानांतर विनियोग की सुरक्षा, संचार साधनों और यातायात का विकास, जनसंख्या में वृद्धि, इन सब कारणों से भी एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति प्रबल हुई। राजनीतिक तत्वों के अंतर्गत प्रखर राष्ट्रीय चेतना, उग्र राष्ट्रवाद और अनेक महत्वाकांक्षी राजनीतिक योजनाएं कारणभूत रहीं। धार्मिक तत्वों के अंतर्गत ईसाई धर्म प्रचारकों, मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से साम्राज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डेविड लिविंगस्टन ने अफ्रीका के सुदूरवर्ती भागों में ईसाई धर्म का प्रचार किया। भौगोलिक तत्वों के अंतर्गत नए राष्ट्रों की, नए क्षेत्रों की खोजें हुई और इससे वहाँ यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व बढ़ा। अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद के अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि सब ने अपना अपना स्वार्थ ढूंढने का प्रयास किया। 1885 के बर्लिन सम्मेलन के अंतर्गत पहली बार अफ्रीका के बंटवारे को लेकर प्रभावी क्षेत्र शब्दावली का प्रयोग किया गया। इस सम्मेलन में उपस्थित राजनयिकों ने एक सामान्य अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इसके निम्नलिखित बिंदुओं पर 3 माह तक विचार किया गया। कांगो फ्री स्टेट पर अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा का अधिकार मान लिया गया। कांगो नदी की घाटी में सभी राज्यों को व्यापार नौचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई। कांगो नदी के यातायात व्यापार संबंधी नियमों का पालन करने के अंतर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया। नाइजर नदी के संबंध में नियंत्रण किया गया कि ऊपरी भाग पर ब्रिटेन का, निचले भाग पर फ्रांस का नियंत्रण होगा। भविष्य में अफ्रीका के बंटवारे के विषय में निर्णय किया गया। किसी भी प्रदेश पर किसी राज्य का अधिकार उसी समय स्वीकार किया जाएगा जब उस क्षेत्र पर उसका अधिकार वास्तविक होगा। सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि दास व्यापार पर रोक लगाई जाएगी। 1889 में ब्रिटेन के सुझाव पर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक सम्मेलन आमंत्रित किया गया, जिसे ब्रुसेल्स एक्ट कहा जाता है। इसमें 17 राज्यों ने ब्रुसेल्स अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। बेल्जियम के लियोपोल्ड द्वारा कांगो के स्वतंत्र राज्य के निवासियों पर पूर्व अत्याचार किए गए। अंततः यूरोपवासियों द्वारा इस कृत्य का विरोध किया गया और 1908 में बेल्जियम सरकार ने कांगो को स्वतंत्र राज्य के रूप में मुक्त कर दिया। फ्रांस और अफ्रीका के अंतर्गत बर्लिन सम्मेलन ने फ्रांस को ट्यूनिस पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान की थी। इटली भी इस राज्य पर अधिकार करना चाहता था। दरअसल ट्यूनिस अफ्रीका का प्रवेश द्वार था जिस पर सभी अधिकार करना चाहते थे। फ्रांस और इटली के बीच में इस मतभेद का यूरोप के अंदर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसके बाद फ्रांस ने मोरक्को पर अधिकार करने के लिए प्रयास आरंभ किया। मोरक्को में पहली बार तनाव की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब मोरक्को पर लुटेरी जातियों ने आक्रमण किया। जर्मनी के चांसलर प्रिंस बुलोव ने मोरक्को संकट का हल ढूंढने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आमंत्रित किया। अल्जेरियास में जनवरी 1906 में बुलाई गई बैठक में अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, रूस, इटली के कूटनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में तय हुआ कि मोरक्को की पुलिस को फ्रांस और स्पेन के नियंत्रण में रखना चाहिए। मोरक्को में फ्रांस की स्थिति सम्मानजनक रही। जर्मनी को अपमानित होकर मजबूरन सम्मेलन छोड़ना पड़ा। उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा मोरक्को संकट 1908 में हुआ। फ्रांसीसी शहर कासाब्लांका में जर्मन दूतावास पर 3 जर्मन विद्रोहियों को पकड़ने के लिए हमला बोला। कासाब्लांका की घटना को हेग में अंतर्राष्ट्रीय आयोग के सम्मुख विचारार्थ रखा गया। फ्रांस और जर्मनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस की राजनीतिक स्थिति को स्वीकारा। इस प्रकार मोरक्को का संकट प्रथम विश्व युद्ध के लिए भी अंततः उत्तरदायी सिद्ध हुआ। तीसरा मोरक्को संकट 2 वर्ष बाद घटित हुआ। फेज नामक महत्वपूर्ण शहर पर फ्रांसीसी सेनाओं ने अधिकार कर लिया। फ्रांस और अफ्रीका के अन्य कुछ भागों में फ्रांस की सीमा में ट्यूनिस और मोरक्को तो थे ही, उत्तरी अल्जीरिया पर उसने अधिकार कर लिया। मेडागास्कर पर भी अधिकार कर लिया। सेनेगाल, फ्रेंच गिनी, आइवरी कोस्ट पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार फ्रांस ने
अफ्रीका में बंदर बांट के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। तो ब्रिटेन भी पीछे क्यों रहता? ब्रिटेन ने मिस्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया और 1850 से 1870 तक फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के व्यापारिक संबंध मिस्र के साथ रहे थे। मिस्र का वाणिज्य पाश्चात्य राष्ट्रों के प्रभाव में था। मिस्र का शासक इस्माइल शासन त्यागने के बाद खेदी तौफीक को नया शासक बनाया। यह शासक इंग्लैंड और फ्रांस को ज़्यादा व्यापारिक स्वतंत्रता देने को तैयार था। 1914 के आसपास अफ्रीका का बंटवारा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हो गया था। ब्रिटेन ने मिस्र के अलावा सूडान पर भी अपना अधिकार करने का प्रयास किया, क्योंकि मिस्र का सूडान पर अधिकार था। मिस्र पर ब्रिटेन का अधिकार होने के बाद वह सूडान में भी हस्तक्षेप करना चाहता था। ब्रिटेन ने अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों में जैसे दक्षिण अफ्रीका की बोर समस्या के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दक्षिण अफ्रीका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मई 1902 में बोरों के प्रश्न पर वेरी निगिंग की संधि हुई। इसके अनुसार बोर लोगों ने ब्रिटेन की प्रभुसत्ता को स्वीकारा। ब्रिटेन ने पाठशालाओं और न्यायालयों में डच भाषा के प्रयोग को स्वीकारा। अंग्रेजों की शासन भाषा अंग्रेजी बनाई गई। ट्रांसवाल ऑरेंज फ्री स्टेट को अंग्रेज साम्राज्य का अंग बना दिया गया। बोर लोगों के पुनर्वास के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनुदान की भी घोषणा की। जर्मनी ने भी अफ्रीका में साम्राज्यवाद में अपना योगदान किया। उसने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, टोगोलैंड, कैमरून, पूर्वी अफ्रीका में अपना शासन स्थापित किया। इटली अन्य यूरोपीय राज्य से औद्योगिक प्रगति पिछड़ा हुआ राष्ट्र था, फिर भी उसने मसोवा और तदुपरांत एरिट्रिया पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। सोमालीलैंड भी उसके प्रभाव क्षेत्र में था। अबिसिनिया को संरक्षण लेने के प्रयास में उसे पराजित होना पड़ा। इटली ने तुर्क से युद्ध कर 1911 में त्रिपुरा पर अधिकार प्राप्त कर लिया। पुर्तगाल भी साम्राज्यवादी देश था। अंगोला तथा मोजाम्बिक पुर्तगाल के उपनिवेश थे। पुर्तगाल ने ट्रांसवाल में जर्मनी सेना के समर्थन में सेना न भेजने के वचन के बदले में इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध पुर्तगाल के उपनिवेश अधिकारों का समर्थन करने का आश्वासन दिया। इस साम्राज्यवादी बंदरगांठ में स्पेन को अफ्रीका में सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ। मोरक्को में उसने केवल टैंजियर और पश्चिमी तट पर रायो डी ओरो के उपनिवेश पर आधिपत्य स्थापित किया। अफ्रीका का विभाजन, उसका त्वरित उपनिवेशीकरण विश्व इतिहास में एक अद्भुत घटना थी। 1878 के उपरांत 30 वर्ष में संपूर्ण क्षेत्र का विभाजन हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मध्य और पश्चिमी एशिया में यूरोपीय साम्राज्य विस्तार के विषय में चर्चा